हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स क्लासेस। +1 बिजनेस स्टडीज़ में आज हम करेंगे कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की हम काफ़ी टाइप्स कर चुके हैं। उसमें हम जैसे सोल ट्रेड कर चुके हैं, पार्टनरशिप कर चुके हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कर चुके हैं। तो इतनी सारी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इसलिए एग्जिस्टेंस में आई क्योंकि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कमियां होती हैं, तो उन कमियों को दूर करने के लिए उसके नए अल्टरनेट खोजे जाते हैं और नया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आता है। जैसे सोल ट्रेड है, उसमें मोस्टली मेन जो कमी थी वो थी कैपिटल की कमी। तो कैपिटल अकेला व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं लगा सकता, तो इसीलिए वो अपने साथ दूसरे व्यक्तियों को व्यापार में मिला लेते हैं और पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आती है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में भी बहुत से लोग होते हैं और वो मिलजुल कर अपने बेनिफिट के लिए काम करते हैं। तो ये जो हमने जितनी भी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की है, मोस्टली सब में क्या था, चाहे पार्टनर्स भी ज़्यादा क्यों ना हो जाए पर फिर भी वो बहुत ज़्यादा पूंजी नहीं लगा सकते, पूंजी की कमी फिर भी रहती है। और एक बात क्या है, इन तीनों बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट है वो ऑनर्स ही करते हैं और ऑनर्स जो है वो मैनेजमेंट के एक्सपर्ट नहीं होते हैं, तो इसीलिए मैनेजमेंट इतनी बढ़िया नहीं होती है। और इसके साथ साथ इनमें जो लायबिलिटी है सोल ट्रेड में और पार्टनरशिप में ऑनर्स की, वो भी अनलिमिटेड होती है, तो इसीलिए ऑनर्स रिस्क उठाने से डरते हैं। तो इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए एक नया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आया और वो है हमारा कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। तो कंपनी को ऑर्गेनाइजेशन को हम ज्वाइंट स्टॉक कंपनी भी कह देते हैं। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत से लोगों की पूंजी ज्वाइंटली लगी होती है, बहुत से लोग मिलकर इसमें पैसा लगाते हैं, तो इसीलिए हम इसको ज्वाइंट स्टॉक कंपनी भी कह देते हैं। तो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस का एक ऐसा टाइप है जिसकी अगर हमने बनाना हो, कंपनी को हमें स्थापित करना हो, तो उसके लिए गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। तो इसके लिए पहले होता था इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, फिर इसमें अमेंडमेंट करके इसकी जगह पर एक नया एक्ट एग्जिस्टेंस में आ गया, वो है इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। तो अगर कुछ लोगों ने मिलकर कोई कंपनी बनानी है तो उनको इस एक्ट के अंडर रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है। तो कंपनी में जो है बहुत से व्यक्ति मिलकर पैसा लगाते हैं, पर उसकी जो मैनेजमेंट है वो खुद नहीं करते हैं, बल्कि उसके लिए मैनेजर्स की अपॉइंटमेंट की जाती है जो कि डिग्री होल्डर्स होते हैं, और वही पर्सन्स बिजनेस की मैनेजमेंट करते हैं जिनको हम बोलते हैं मैनेजर्स। और जो इसके ऑनर्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। कंपनी की जो कैपिटल होती है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और हर एक पार्ट को हम बोलते हैं शेयर। कोई भी पर्सन जो कंपनी का ऑनर बनना चाहता है उसको कंपनी का कम से कम एक शेयर जो है वो खरीदना कंपलसरी होता है। तो जो भी व्यक्ति कंपनी में ऑनर बनना चाहते हैं वो कंपनी के शेयर खरीदेंगे और इस तरह से बहुत से व्यक्ति मिलकर इसमें पूंजी लगाते हैं। कंपनी की जो कैपिटल होती है मोस्टली वो बहुत ज़्यादा होती है, तो इसीलिए वैसे भी पॉसिबल नहीं है कि एक या कुछ व्यक्ति मिलकर उसमें कैपिटल इन्वेस्ट कर पाए, तो इसीलिए कंपनी की कैपिटल को शेयर्स के थ्रू आम पब्लिक से इकट्ठा किया जाता है। तो कंपनी जो है इसका रजिस्ट्रेशन होता है कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर, तो इसीलिए कंपनी जो है इसका फॉर्मेशन भी अकॉर्डिंग टू लॉ होता है, और अगर हमें कभी इसको समाप्त करना हो, खत्म करना हो, तो वो भी अकॉर्डिंग टू लॉ ही होता है। अब हम करते हैं कंपनी की डेफिनेशन। तो इसकी एक बहुत अच्छी डेफिनेशन है जो कि प्रोफेसर LH हैने ने दी हुई है। तो ये डेफिनेशन क्या है? Company is an artificial person created by law, having separate legal entity with perpetual succession and common seal। तो ये डेफिनेशन
कंपनी की काफी फीचर्स को डिस्क्राइब करती है। तो इसको हम अच्छी तरह से समझते हैं। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ। सबसे पहली बात है क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी का जो फॉर्मेशन है वो अकॉर्डिंग टू लॉ होती है। कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर जब तक इसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता, कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकती है। अब क्योंकि इसका फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू लॉ होता है और कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है वो उसके ओनर से अलग माना जाता है, तो कंपनी को एज एन आर्टिफिशियल पर्सन ट्रीट किया जाता है। जैसे एक पर्सन का नाम होता है वैसे ही कंपनी का भी अपना एक नाम होता है। कंपनी का बिजनेस कंपनी के नाम से चलता है, ना कि ओनर्स के नाम से। कंपनी अपने नाम से एसेट्स भी रख सकती है, इसकी अपनी लायबिलिटीज भी होती है। तो इस तरह से कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है, क्योंकि इसका जो जन्म है ये एग्जिस्टेंस में जो आती है वो बाय लॉ होती है। तो इसीलिए हम इसको पर्सन तो कहते हैं, बट आर्टिफिशियल पर्सन की कैटेगरी में हम इसको इंक्लूड करते हैं। जैसे एक पर्सन के राइट होते हैं, इसी तरह से कंपनी के भी अपने राइट्स होते हैं। इसके बाद है हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी की जो एंटिटी है वो सेपरेट है। सेपरेट किससे है? ऑनर्स से। कंपनी के ऑनर्स अलग हैं, जिनको हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स, और कंपनी अलग है। कंपनी का एग्जिस्टेंस उसके ऑनर से सेपरेट होता है और अकॉर्डिंग टू लॉ उसका एग्जिस्टेंस होता है। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो कंपनी के नाम से चलता है, ना कि उसके ऑनर्स के नाम से। तो इसीलिए कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है, एंटिटी है, वो उसके ऑनर से सेपरेट होती है। विद ए परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है वो सेपरेट तो है ओनर से, इसके साथ साथ वो परपेचुअल भी है। परपेचुअल मीन्स स्थायी अस्तित्व है कंपनी का। स्थायी अस्तित्व का मतलब क्या है? कंपनी का फॉर्मेशन जो है वो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 होता है, और इसका जब हमें कभी डिसोल्यूशन करना है, समापन करना है, तो वो भी अकॉर्डिंग टू एक्ट ही हो सकता है। इसके किसी भी ऑनर, जिसको हम बोलते हैं शेयर होल्डर, उनकी डेथ होने से कंपनी के एग्जिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। शेयर होल्डर्स तो कंपनी के चेंज हो सकते हैं, पर कंपनी जो है वो चलती रहती है। तो इसका जो एग्जिस्टेंस है वो दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तरह ऑनर्स पर डिपेंड नहीं करता है। कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है वो स्थायी होता है, परपेचुअल होता है। शेयर होल्डर्स के चेंज होने का, डेथ होने का, पागल होने का, दिवालिया होने का कंपनी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट फीचर इस डेफिनेशन में आती है कॉमन सील। अब हमने कहा है कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है और कंपनी जो है वो उसके ऑनर से सेपरेट है। तो अगर कोई पर्सन कोई डीलिंग करता है तो उसके ऊपर अपने साइन करने होते हैं, पर कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, वो तो अपने साइन कर नहीं सकती है। तो इसीलिए कंपनी की एक कॉमन सील होती है, जिसको हम जनरल लैंग्वेज में स्टैंप बोल देते हैं। वो स्टैंप जो है वो कंपनी के सिग्नेचर के लिए होती है। तो कंपनी क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन है, खुद के साइन नहीं कर सकती है, तो कॉमन सील जो है वो कंपनी के सिग्नेचर का काम करती है। किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए कंपनी तब लाइबल होगी जब उन डॉक्यूमेंट्स पर कंपनी की सील लगी होगी, स्टैंप लगी होगी। अब क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसकी सील तो कोई भी उठाकर लगा लेगा, तो इसीलिए कंपनी की सील के साथ साथ कंपनी के कम से कम 2 जो डायरेक्टर्स हैं, संचालक हैं, उनके साइन भी होने जरूरी होते हैं। क्योंकि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, वो उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है फिजिकली, ना वो सोच सकती है ना समझ सकती है। तो इसीलिए जिन डॉक्यूमेंट्स के लिए कंपनी को लायबल बनाना है, उनके ऊपर कंपनी की सील के साथ साथ उसके 2 डायरेक्टर्स के साइन भी होने जरूरी हैं। तो काफी कुछ फीचर्स जो है इसकी डेफिनेशन में आ गई है। अब हम करेंगे अलग से कंपनी की फीचर्स क्या हैं। कुछ फीचर्स तो यही आएंगी और कुछ अलग आएंगे। तो कंपनी की फीचर्स को शो करने के लिए देखो मैंने एक डायग्राम बनाया है कि कंपनी जो है वो एक पर्सन है। पर्सन कैसा है? आर्टिफिशियल पर्सन है,
क्योंकि ये जो है फॉर्मेशन इसकी अकॉर्डिंग टू लॉ होती है। अब कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है इसके ओनर से, इसकी अपनी एक कॉमन सील होती है। कंपनी के जो ऑनर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है और कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है वो परपेचुअल होता है, स्थायी अस्तित्व कंपनी का होता है। तो अब हम करेंगे फीचर्स कंपनी की। तो सबसे पहली फीचर हमारे पास कंपनी की आती है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। कंपनी जो है उसमें एक ऑनर एक सिंगल पर्सन नहीं होता, बल्कि बहुत से व्यक्ति होते हैं जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराते हैं, मीन्स कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर। तो कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेटेड होती है, मीन्स उसका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है और इसमें बहुत से पर्सन्स होते हैं, इसके ओनर्स जो हैं वो काफी सारे होते हैं, एक अकेला व्यक्ति नहीं होता। कंपनी दो टाइप की होती है, एक प्राइवेट कंपनी, उसमें मिनिमम 2 मेंबर्स का होना कंपलसरी है। एक है पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी में मिनिमम जो है 7 मेंबर्स का होना कंपलसरी है और मैक्सिमम जो है प्राइवेट कंपनी में 200 मेंबर्स हो सकते हैं और पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम की कोई लिमिट ही नहीं है। तो इस तरह से कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत से ऑनर्स होते हैं, बहुत से पर्सन्स होते हैं जो मिलकर कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट करते हैं। तो इसीलिए कंपनी जो है इनकॉर्पोरेटेड है क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स है क्योंकि इसमें बहुत से ऑनर्स होते हैं जो मिलकर कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट करते हैं और मिलकर जो है कंपनी की ओनरशिप को शेयर करते हैं। दूसरी बात इसमें आती है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कंपनी जो है आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मैन मेड है। इसका बर्थ जो है हम लोगों की तरह बाय गॉड नहीं होता है, क्योंकि इसको लोग ही बनाते हैं, मनुष्य ही बनाते हैं। तो इसीलिए कंपनी एक पर्सन तो है अकॉर्डिंग टू लॉ, बट कैसा पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन है, क्योंकि इसका जो है निर्माण मनुष्य ने किया है, इसको जन्म देने वाली कोई माँ नहीं होती है। तो इसीलिए क्योंकि इसका निर्माण जो है मनुष्य करते हैं, तो इसीलिए आर्टिफिशियल पर्सन है। दूसरी बात लीगल पर्सन है। अकॉर्डिंग टू लॉ जो है कंपनी को एक पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है, क्योंकि कंपनी का रजिस्ट्रेशन जो है अकॉर्डिंग टू लॉ ही होता है। तो कानून के अनुसार इसको एक आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है। तो इसीलिए कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है। आर्टिफिशियल पर्सन इसलिए क्योंकि इसको मनुष्य बनाता है, लोग बनाते हैं। लीगल इसलिए क्योंकि इसका जो एग्जिस्टेंस है वो अकॉर्डिंग टू लॉ होता है। तो इसीलिए कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। तो नेक्स्ट फीचर इसमें है सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है वो इसके ऑनर्स जो कि शेयर होल्डर्स होते हैं उनसे सेपरेट होता है। कंपनी का जो बिजनेस है वो कंपनी के नाम से चलता है, ना कि शेयर होल्डर्स के नाम से। कंपनी अपने नाम से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, कंपनी अपने नाम से एसेट्स रख सकती है। तो कोई भी एक्टिविटी जो भी कंपनी की होती है वो कंपनी के नाम से चलती है, शेयर होल्डर्स के नाम से नहीं होती। तो कंपनी का एग्जिस्टेंस जो है वो उसके ऑनर से सेपरेट होता है। कंपनी का बिजनेस कंपनी के नाम से ही चलता है। इसके बाद बात आती है परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है वो परपेचुअल है, स्थायी है। कंपनी के मेंबर्स का चेंज होने पर, किसी मेंबर के मेंबरशिप छोड़ने पर, नए मेंबर्स बनने पर, किसी मेंबर के पागल होने पर, दिवालिया होने पर कंपनी के एग्जिस्टेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कंपनी की फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू लॉ होती है, इसका अगर हमें कभी समापन करना हो, डिसोल्यूशन करना हो, तो वो भी अकॉर्डिंग टू लॉ ही होगा। तो इसके बारे में कहा जाता है कि कोई भी एटम बॉम्ब कंपनी के एग्जिस्टेंस को खत्म नहीं कर सकता, केवल इसका समापन एक तरीके से हो सकता है, वो है अकॉर्डिंग टू लॉ। तो इसके बारे में कहा जाता है मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो। कंपनी के जो मेंबर्स हैं जिनको हम शेयर होल्डर्स बोलते हैं वो आ सकते हैं, वो आते हैं,
चले भी जाते हैं, मीन्स छोड़ भी सकते हैं अपने शेयर्स को बेच के, अलग भी हो सकते हैं कंपनी से, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। पर इसका कंपनी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कंपनी जो है वो चलती रहती है। तो इसका मतलब कंपनी के मेंबर्स के चेंज होने का कंपनी की एग्जिस्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मेंबर्स आए या जाए, कंपनी एज इट इज चलती रहती है। तो इसके बाद इसकी नेक्स्ट फीचर तो इसकी नेक्स्ट फीचर हमारे पास आती है लिमिटेड लायबिलिटी। बाकी के जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमने किए थे, सोल ट्रेड किया था, पार्टनरशिप किया था, उन सब में ऑनर्स की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब क्या था कि जो ऑनर्स हैं उनकी पर्सनल लायबिलिटी, पर्सनल एसेट्स बिजनेस की लायबिलिटीज को पे करने के लिए यूज की जा सकती है, पर कंपनी में ऐसा नहीं होता। कंपनी में ऑनर्स जो कि शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। लिमिटेड उनकी लायबिलिटी दो तरीके से हो सकती है। फर्स्ट है लिमिटेड बाय शेयर्स। लिमिटेड बाय शेयर्स में क्या है कि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने जितने भी रुपए के शेयर्स खरीदे हैं, मैक्सिमम उतने ही रुपए उनको कंपनी में देने होंगे। मान लो एक शेयर होल्डर है, उसने एक शेयर खरीदा है और वो 100 रुपए का है, वो अभी तक कंपनी में 40 रुपीज दे चुका है, तो उसकी शेयर होल्डर की लायबिलिटी कितनी है, अब केवल 60 रुपीज ही उसको कंपनी में देने होंगे। चाहे कंपनी में कितने ही नुकसान क्यों ना हो जाए, उसको 60 रुपए से ज्यादा, 60 रुपीज से ज्यादा कंपनी को पे नहीं करने हैं, क्योंकि उसकी लायबिलिटी उतनी ही है जितने रुपए के शेयर उसने कंपनी से खरीदे हैं। तो उसने अगर एक शेयर खरीदा है 100 रुपए का, तो मैक्सिमम जो है वो कंपनी में 100 रुपए ही देने के लिए लायबल है, उससे ज्यादा उससे रुपए नहीं मांगे जा सकते। तो जितने उसने अभी दे दिए हैं और बाकी जो देने हैं, केवल उतने ही रुपए वो कंपनी में देने के लिए लायबल है, केवल उतने ही रुपए उससे मांगे जा सकते हैं। तो ये लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स हो गई। इसके बाद है लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय गारंटी में क्या होता है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी को गारंटी देते हैं कि अगर कंपनी का लिक्विडेशन हो जाए, समापन हो जाए, तो उस सिचुएशन में वो एक फिक्स्ड अमाउंट की गारंटी देते हैं कि वो उतने रुपए कंपनी में देंगे। तो जितने रुपए की गारंटी शेयर होल्डर्स ने दी है, मैक्सिमम उतने ही रुपए उनसे मांगे जा सकते हैं, उससे ज्यादा रुपए उनसे नहीं लिए जा सकते। तो दोनों ही केसेस में शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है। फर्स्ट में अप टू द वैल्यू ऑफ शेयर्स और सेकंड में अप टू द गारंटी, जितने रुपए की उन्होंने गारंटी दी है। तो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन का ये एक बेनिफिट भी है कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। नेक्स्ट फीचर कंपनी की है कॉमन सील। ये मैंने आपको पहले भी बताया अभी। कंपनी जो है, क्योंकि एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो अपने साइन नहीं कर सकती है क्योंकि उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है फिजिकली। तो इसीलिए जब उसको साइन करने की बात आती है, कोई उसने कॉन्ट्रैक्ट करना है, कोई डॉक्यूमेंट साइन करने हैं, तो अब क्योंकि उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, साइन नहीं कर सकती है, तो उसका अल्टरनेट जो है वो है कॉमन सील। कंपनी की एक स्टैंप होती है जिसके ऊपर कंपनी का नाम खुदा होता है। तो जिन भी डॉक्यूमेंट के लिए कंपनी के साइन की जरूरत होती है, उन डॉक्यूमेंट पर हम कंपनी की सील लगा सकते हैं, स्टैंप लगा सकते हैं। तो ये जो सील है वो कंपनी के सिग्नेचर की तरह मानी जाती है। अब कंपनी क्योंकि एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसमें कोई अंडरस्टैंडिंग पावर नहीं है, तो इसीलिए केवल कंपनी की सील अगर किसी डॉक्यूमेंट पर लगी हो तो वो लीगल नहीं मानी जाती है। उसके साथ साथ कंपनी के 2 डायरेक्टर्स के साइन भी होने जरूरी होते हैं। कम से कम 2 डायरेक्टर्स के साइन भी उस डॉक्यूमेंट के ऊपर होने चाहिए, तभी उस डॉक्यूमेंट के लिए कंपनी लीगली जो है लायबल होगी। तो कंपनी के जो कॉमन सील है वो कंपनी के सिग्नेचर का काम करती है। इसके बाद बात आती है नेक्स्ट फीचर की, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। अभी हमने जो पीछे टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किए थे, जैसे सोल ट्रेड है, पार्टनरशिप है, तो उसमें क्या था, शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी नहीं थी। शेयर्स मीन्स जो ऑनरशिप है ऑनर्स की, वो फ्रीली उसको किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते थे,
पार्टनरशिप में तो खासकर कि कोई भी ओनर जो है, पार्टनर जो है, वो अपने हिस्से को दूसरे पर्सन को नहीं बेच सकता था बाकी के पार्टनर्स की सहमति के बिना, तो इसीलिए उसमें ट्रांसफरेबिलिटी नहीं थी। पर कंपनी में ऐसा नहीं होता। कंपनी के केस में जो शेयर है वो इजीली ट्रांसफरेबल होते हैं। कंपनी के ऑनर्स जो शेयर होल्डर्स है, जिसने भी कंपनी के शेयर खरीदे हैं, वो जब मर्जी चाहे उन शेयर्स को मार्केट में बेच सकते हैं। शेयर मार्केट में उनको बेचा जा सकता है। इनके अलग से प्राइसेस होते हैं जो डे टू डे चेंज होते रहते हैं। डिमांड और सप्लाई के हिसाब से फिक्सेशन होती है उनकी। तो जो भी एट प्रेजेंट प्राइस चल रहा है उस प्राइस के ऊपर शेयर होल्डर्स जब भी चाहे अपने शेयर्स को मार्केट में बेच सकते हैं। और अगर कोई पर्सन कंपनी में ओनरशिप चाहता है तो वो चाहे तो मार्केट से शेयर्स परचेज करके उसकी ओनरशिप ले भी सकता है। तो इसीलिए कंपनी के जो शेयर्स हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं। उनको इजीली आसानी से कभी भी बेचा जा सकता है किसी भी पर्सन को, बिना कंपनी की परमिशन के। उसके लिए किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। काफी सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जैसे सोल ट्रेड है, पार्टनरशिप है, उनमें क्या था, ऑनर्स ही जो है मैनेजमेंट करते थे। वही अकेला चाहे सोल ट्रेडर हो या पार्टनर्स हो, वो मिलकर कंपनी को मैनेज करते थे। अब क्योंकि वो इतने एक्सपर्ट मैनेजमेंट में नहीं होते तो इसीलिए वो कंपनी का मैनेजमेंट अच्छी प्रकार से नहीं कर पाते थे और उनमें आपस में झगड़े भी होते थे। तो कंपनी में ये बेनिफिट है, कंपनी में ओनरशिप अलग है और मैनेजमेंट अलग है। ऑनर्स तो होते हैं शेयर होल्डर्स और कंपनी की मैनेजमेंट करते हैं मैनेजर्स। शेयर होल्डर्स जो है कंपनी की मैनेजमेंट करने के लिए मैनेजर्स की अपॉइंटमेंट करते हैं और वो जो मैनेजर्स होते हैं वो क्वालिफाइड पर्सन्स होते हैं, इनके पास मैनेजमेंट की डिग्री होती है। तो इसीलिए कंपनी को बेटर वे से मैनेज कर पाते हैं। और वैसे भी कंपनी में शेयर होल्डर्स बहुत ज्यादा होते हैं और वो बहुत दूर दूर तक हो सकते हैं। तो इसीलिए शेयर होल्डर्स के लिए वैसे भी पॉसिबल नहीं होता कि वो कंपनी को मैनेज कर पाए। तो कंपनी में जो मैनेजमेंट है वो मैनेजर्स के द्वारा की जाती है। तो शेयर होल्डर्स मैनेजर्स को अपॉइंट करते हैं और वही कंपनी को मैनेज करते हैं। कंपनी की जो डे टू डे एक्टिविटीज हैं उनको कंट्रोल करने का काम मैनेजर्स करते हैं। तो इसीलिए कंपनी में जो ओनरशिप है वो अलग है, ऑनर्स अलग हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं और मैनेजमेंट जो करते हैं वो मैनेजर्स होते हैं। तो ये दोनों सेपरेट होते हैं। इसके बाद इसकी लास्ट फीचर आती है रिस्क बियरिंग। कंपनी जो है, क्योंकि उसमें बहुत से लोगों का पैसा लगा होता है, एक पर्सन का पैसा नहीं होता, और जो कैपिटल है कंपनी की वो भी बहुत ज्यादा होती है। तो इसीलिए कंपनी की एस्टैब्लिशमेंट करके हम ऐसे काम कर सकते हैं जिसमें रिस्क ज्यादा होता है। कंपनी में कैपेसिटी होती है कि वो रिस्क को बियर कर सकती है, क्योंकि एक तो उनकी मैनेजमेंट भी अच्छी होती है, ऑनर्स बहुत ज्यादा होते हैं, एक अकेले पर्सन का पैसा नहीं होता है। तो क्योंकि जो रिस्क है वो सब में थोड़ा थोड़ा बट जाता है और ऑनर्स का जो रिस्क है वो भी अनलिमिटेड नहीं होती लायबिलिटी। तो इस तरह से कंपनी जो रिस्की प्रोजेक्ट्स है या जो कॉस्टली प्रोजेक्ट्स हैं उनको करने के लिए कंपनी ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट रहती है। तो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क बियर करने की कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है। तो आज हमने इस वीडियो में किया है कंपनी का मीनिंग और उसके फीचर्स कर लिए हैं हमने। तो अगर आप इसके पिछले चैप्टर्स के वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप वहां से उनको देख सकते हैं।